नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 24 जुलाई 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे और अंत में आज के तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं और ये कल के दिन में चंद्रशेखर आज़ाद साथ साथ लोकमान्य तिलक का जो जन्म दिवस था उसके संदर्भ में एक तरह से आधार बनाते हुए हमने आपसे प्रश्न पूछा है। चंद्रशेखर आज़ाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। पहला कथन सत्य है, चंद्रशेखर आज़ाद ने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। दूसरा, उन्होंने 1923 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। ध्यान रखें, इसके गठन के संदर्भ में राम प्रसाद बिस्मिल को प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद इस संगठन में शामिल हुए थे और उन्होंने अपनी क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं इस संगठन के माध्यम से ही प्रमुख रूप से आगे बढ़ाई थी। इस आधार पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा, वे काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो रेल डकैती के संदर्भ में था, जिसे लखनऊ के पास काकोरी में अंजाम दिया गया था 1925 में। काकोरी की इस घटना में प्रमुख रूप से चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। इस रूप में तीसरा कथन सत्य है, 1 और 3 सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी, केवल 1 और 3 सत्य हैं। जैसा हमने चर्चा किया कि लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद के जन्म तिथि के कारण हमने प्रमुख रूप से चंद्रशेखर आजाद के आधार पर यह प्रश्न आपसे पूछा है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। भारत द्वारा उर्वरक आयात और निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं। पहला, म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी उर्वरक के संबंध में भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। ध्यान रखिए, अगर हम फास्फोरस के संदर्भ में म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक की बात करें तो भारत पूरी तरह से यहाँ पर आयात पर निर्भर है, यानी घरेलू उत्पादन की स्थितियां यहाँ पर नहीं है। पहला कथन सत्य है। दूसरा, यूरिया उर्वरक के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है और घरेलू उत्पादन के माध्यम से सभी मांगों को पूरा करने में सक्षम है। ध्यान रखें, कथन गलत है। अगर हम अपने आलेख में देखें तो प्रमुख रूप से अगर हम वित्तीय वर्ष 2022 की बात करें, यानी अगर हम 2021-22 का यहाँ पर आंकड़ा देखें तो भारत में यूरिया की जो एक तरह से खपत है वो 341.73 लाख मीट्रिक टन है और उत्पादन लगभग आपका 250 लाख मीट्रिक टन है। यानी अगर हम देखें आंकड़ा तो 91.36 लाख मीट्रिक टन इतना यूरिया हम एक तरह से आयात करते हैं। तो इस रूप में हम ध्यान रखें, यूरिया का जो बड़ा भाग है हम अपनी आवश्यकता का बाहर से आयात करते हैं। हम पूर्ण रूप से यूरिया के संदर्भ में आत्मनिर्भर नहीं है। इस आधार पर दूसरा कथन गलत है, पहला सत्य है। केवल पहला सत्य है, इसीलिए उत्तर हमारा ए, केवल 1 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि इस आलेख के माध्यम से यह बताया गया है कि अगर हम अप्रैल से जून के बीच में, यानी अप्रैल मई जून 2022 के आंकड़े देखें तो भारत में जितनी भी एक तरह से आयात किया जा रहा है उर्वरक का, उसका 20% भाग एक तरह से हम रूस से प्राप्त कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो जैसा हमने बात करा, यूरिया का आयात हम बड़े पैमाने पर करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा आयात यूरिया का हम चीन से, उसके बाद ओमान और तीसरे नंबर पर यूएई है। तो प्रमुख देश हैं जहां से हम यूरिया का बड़े पैमाने पर आयात करते हैं। इसी तरह से अगर हम डीएपी की बात करें तो हम 21-22 में 92.64 लाख मीट्रिक टन की हमारी आवश्यकता है, जिसमें से 54.62 लाख मीट्रिक टन हमने एक तरह से बाहर से आयात किया है, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो सऊदी अरब पहले स्थान पर है, उसके बाद चीन, तीसरे पर मोरक्को। जहां तक डीएपी के घरेलू उत्पादन की बात करें तो 42.22 लाख मीट्रिक टन भारत ने उत्पादन स्वयं किया है। अगर हम एमओपी की बात करें तो भारत पूर्ण रूप से यहाँ पर आयात पर निर्भर है और आयात यहाँ पर सबसे बड़ा इजराइल से, उसके बाद लिथुआनिया से प्रमुख रूप से किया जाता है। अगर हम रूस की बात करें तो एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के आधार पर जो उर्वरक होती है वो हम रूस से प्रमुख रूप से आयात करते हैं। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। 18वीं शताब्दी के आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध उत्तरी सरकार के क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर लड़ा गया था तथा ब्रिटिश और हैदर अली के बीच मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। अगर हम पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जो समाप्ति थी वहां पर मद्रास संधि के माध्यम से हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में एक तरह से समझौता हुआ, न कि मैंगलोर की संधि के आधार पर। इस तथ्य के आधार पर पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा,
तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। हम ध्यान रखें, टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वह चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी 1799 में, न कि तीसरे में। इस आधार पर दूसरा कथन भी गलत है, दोनों गलत हैं। इसीलिए हमारा उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों असत्य हैं, क्योंकि हमसे असत्य कथन ही पूछा गया है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि 18वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान के संदर्भ में एंग्लो मैसूर जो 4 युद्ध एक तरह से लड़े गए थे, ब्रिटिश एक तरह से और मैसूर राज्य के बीच में, उनके संदर्भ में अलग अलग जो घटनाएं हैं उनके आधार पर जो चित्र है उनकी प्रदर्शनी को यहाँ पर लगाया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बंदरगाह और सीमावर्ती जल निकाय के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको एक तरफ बंदरगाह दिया गया है, दूसरी तरफ सीमावर्ती जल निकाय दिया गया है। आपको मिलान देखना है और यह बताना है कि कितने युग्म यहाँ पर सही रूप में सुमेलित हैं। तो चारों बंदरगाह की एक तरह से स्थिति हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर ओडेसा बंदरगाह की बात करें तो यह एक तरह से काला सागर में यूक्रेन में स्थित है। अगर हम बात करते हैं रॉटरडम की तो यह उत्तरी सागर में नीदरलैंड में स्थित है। अगर हम डकार की बात करते हैं तो यह एक तरह से उत्तरी अटलांटिक महासागर के भाग में है, सेनेगल देश में। जहाँ तक हांगकांग की बात करें तो यह दक्षिणी चीन सागर में स्थित है एक तरह से, और हांगकांग चीन के एक तरह से नियंत्रण वाला क्षेत्र है। इन चारों के संदर्भ में अगर हम देखें तो ओडेसा काला सागर सही है, रॉटरडम उत्तरी सागर बिल्कुल सही है, हांगकांग अगर हम देखें तो दक्षिणी चीन सागर, और डकार की अगर हम बात करें तो सेनेगल में यह एक तरह से अटलांटिक महासागर का भाग है, न कि हिंद महासागर। यानी केवल पहला और दूसरा युग्म सही है, यानी 2 युग्म सत्य हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 युग्म सही हैं, पहला और दूसरा। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में एक समझौता हुआ था, जहां पर खाद्यान्न को लेकर एक तरह से जो आपूर्ति है उस पर दोनों सहमत हुए थे। लेकिन रूस के द्वारा ओडेसा बंदरगाह पर जो मिसाइल हमला किया गया है उसके बाद खाद्यान्न को लेकर यह जो समझौता हुआ था वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ गया है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम 2019 में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। पहला कथन यहाँ पर गलत है। 1986 का यह जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसके माध्यम से प्रमुख रूप से प्रयास यह है कि एक तरह से पर्यावरणीय जो स्थितियां उनको एक तरह से सुधारा जाए। इसी के साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार की जो संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं, यानी पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में और उसके लिए अन्य जो कानून है उनमें किस तरह से सहयोग को बढ़ाया जाए। तो इस रूप में अगर हम देखें तो पहला कथन यहाँ पर गलत है। दूसरा, यह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करें। यहाँ पर ध्यान रखें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से अलग अलग जो पर्यावरणीय प्रदूषक हैं उनके उत्सर्जन या विसर्जन को लेकर जो मानक की स्थितियां हैं वह इस कानून के माध्यम से निर्धारित होती हैं। इस आधार पर दूसरा कथन सत्य है, पहला असत्य है, यानी उत्तर आपका है बी, केवल 2 सत्य है। आज के दैनिक क्विज के अपने अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे और आज हम अफ्रीकन स्वाइन फीवर के संदर्भ में बात करेंगे। ध्यान रखें, इसके कुछ मामले केरल के वायनाड में पाए गए हैं, इसीलिए वहां पर जो भी सूअर पालन किए जा रहे हैं और जहां पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर उनमें पाया गया है उन सभी को एक तरह से समाप्त करने की जो प्रक्रिया है वो प्रशासन के द्वारा शुरू की जा रही है। अगर हम अफ्रीकन स्वाइन बुखार की बात करें तो यह एक संक्रामक और घातक वायरल बीमारी है जो सभी उम्र के घरेलू और जंगली जो सूअर हैं दोनों को एक तरह से प्रभावित करती है। ध्यान रखें, इससे मानव के स्वास्थ्य पर कोई खतरा नहीं है और सूअरों से यह मनुष्यों तक नहीं पहुंचता है। इसी के साथ साथ इससे खास सुरक्षा की भी कोई स्थिति नहीं बनती है कि खास सुरक्षा का कोई संकट रहे। अगर हम इसके पहले मामले की बात करें तो 1907 में एक तरह से यह विस्तारित हुआ था, लेकिन सही रूप में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में 1921 में केन्या में प्रमुख रूप से वर्णन किया गया था। इसी आधार पर माना गया कि पहला इसका जो प्रसार था वह 1907 में हुआ था। आगे चलकर हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के बाहर 1957 में यह अफ्रीका से अलग हटकर पुर्तगाल में भी एक तरह से फैला। इसी के साथ साथ देखें तो डोमिनिकन रिपब्लिक यानी अटलांटिक महासागर को पार करते हुए यह कैरेबियाई देशों में भी एक तरह से पहुंचा है। साथ साथ हैती में इसका विस्तार हुआ है। इसे प्रमुख रूप से चीन, मंगोलिया और वियतनाम में भी और साथ साथ यूरोपीय संघ के बड़े हिस्से में एक तरह से विस्तारित पाया गया है। अगर हम इसके प्रमुख रूप से विस्तार देखें तो आप देख सकते हैं यूरोपीय क्षेत्रों में काफी विस्तारित है, अफ्रीका के अलग अलग भागों में, साथ साथ एशिया के क्षेत्रों में। भारत में अगर हम देखें तो इस तरह इसका विस्तार अभी नहीं है,
लेकिन वायनाड में एक मामला पाया गया है, इसीलिए वहां पर सुअरों को समाप्त करने की प्रक्रिया प्रशासन शुरू कर रहा है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर का अगर प्रभाव किसी भी सुअर पर है तो निम्नलिखित लक्षण एक तरह से दिखाई पड़ते हैं। प्रमुख रूप से इनमें बुखार की स्थिति काफी उच्च हो जाती है, भूख इनकी खत्म हो जाती है, साथ साथ एक तरह से कह सकते हैं कि बिना नियंत्रण के एक तरह से वो रहते हैं, कमजोरी आ जाती है। इसी के साथ साथ उनकी त्वचा के अलग अलग भागों में लाल एक तरह से कह सकते हैं धब्बे पड़ जाते हैं। प्रमुख रूप से कान पर ऐसे निशान देखे जाते हैं। इसी के साथ साथ उल्टी, डायरिया, इसी के साथ साथ सांस लेने में समस्या होना, गर्भपात हो जाना सुअरों में, या उनकी अचानक मृत्यु हो जाना, ये प्रमुख एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे सूचक हैं जिनके माध्यम से किसी भी सुअर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के संदर्भ में एक तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। जहां तक इसके बचाव की बात करें तो जो भी एक तरह से कचरा रहता है जो सुअरों के पालन के केंद्र हैं वहां पर सफाई रखी जाए। इसी के साथ साथ जो भी प्रमुख रूप से उपकरण है या जो वाहन है जो इस फार्म में उपयोग किए जाते हैं, जहां पर सुअरों का पालन किया जा रहा है, उनको एक तरह से साफ रखा जाए। साथ साथ जो जंगली एक तरह से सुअर होते हैं उनमें भी इसके प्रसार करने की संभावना रहती है, तो वो घरेलू या जिन सुअरों को पाला जा रहा है उनमें एक तरह से जंगली सुअर से फैल सकता है। साथ साथ सुअरों को जो भी एक तरह से खाना खिलाया जा रहा है वो हम ध्यान रखें। या विदेशी एक तरह से जो यात्री होते हैं वो पर्यटक के रूप में कहीं ना कहीं इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। माना जाता है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर किसी भी तरह के सुअर के मांस में महीनों तक एक तरह से रह सकता है। तो ये भी एक तरह से अगर सुअर के मांस के उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और उसमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर है तो यह एक देश से दूसरे देश पहुंच सकता है। इसी के साथ साथ कपड़े और जूते जो प्रयोग किए जा रहे हैं सुअर के फार्म में, उसके माध्यम से भी ये जो फीवर का वायरस है वो अन्य जगह पर विस्तारित हो सकता है। जो प्रमुख कारण एक तरह से उत्तरदायी हो सकते हैं उन पर अगर नियंत्रण किया जाए तो इस बीमारी को फैलने से बचाया जा सकता है। अगर मान लीजिए इसका विस्तार होता है तो सुअरों को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इसका किसी तरह की वैक्सीन या कोई इलाज अभी संभव नहीं है। यह हमारा 24 जुलाई 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।